हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी बाय सक्सेस। आज हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज के चैप्टर 1 के पार्ट थर्ड को कवर करेंगे। इससे पहले के दो पार्ट्स में हम सारे ऑलमोस्ट टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। सो जो टॉपिक्स हम आज कवर करने वाले हैं वो हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। इट इज द लास्ट टॉपिक एंड लास्ट पार्ट ऑफ चैप्टर 1। सो स्टार्ट करते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट से। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, मतलब मैनेजमेंट करने के क्या क्या स्तर हैं कि पहले क्या आएगा फिर क्या आएगा, या फिर पहले कौन मैनेज करेगा फिर उनको कौन मैनेज करेगा, फिर जो उनको मैनेज करा उनको कौन मैनेज करेगा। एक लेवल ऑफ हायरार्की है कि उसी लेवल पे मैनेजमेंट होगा, तो उसको कहते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। कैसे स्टार्ट होता है, सबसे पहले होता है लोअर लेवल मैनेजमेंट, जो सबसे नीचे आता है। ठीक है, जो डायरेक्टली वर्कर्स से डील कर रहे हैं उन मैनेजर्स को हम कहेंगे लोअर लेवल मैनेजर्स या लोअर लेवल मैनेजमेंट का पार्ट है। फिर उन लोअर लेवल मैनेजमेंट के जो मैनेजर्स है उनके साथ कौन डील कर रहा है, उनको कौन मैनेज कर रहा है, वो कर रहे हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट। और फिर मिडिल लेवल को कौन मैनेज कर रहा है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। ये ओवरऑल ये रिस्पॉन्सिबल होता है सब चीजों को, पॉलिसीज वगैरह को बनाने के लिए। उन पॉलिसीज के इम्प्लीमेंटेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लोअर लेवल और मिडिल लेवल मैनेजर्स। सो ये हायरार्की है, लोअर देन मिडिल देन टॉप। लोअर वर्कर्स को मैनेज कर रहे हैं, मिडिल लोअर लेवल मैनेजर्स को मैनेज कर रहे हैं, और टॉप लेवल इन सबको मैनेज कर रहे हैं। सो टॉप लेवल मैनेजमेंट से स्टार्ट करते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट कंप्राइजेस द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन से ऑफिसर्स या कौन कौन से मैनेजर्स आ सकते हैं, वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, एमडी, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये सब क्या होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट का पार्ट होते हैं। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू डिसाइड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये डिसाइड करना कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स क्या हैं, पॉलिसीज को बनाना, स्ट्रेटेजीज को फॉर्मुलेट करना, अप्रूव करना बजट्स को। ये सारे काम जो होते हैं वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के होते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द मेजर पॉलिसी मेकिंग। जितनी भी मेजर पॉलिसी मेकिंग है ऑर्गेनाइजेशन की, जितनी भी पॉलिसीज जो इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उन्हें बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, टॉप लेवल मैनेजर्स की। और टॉप लेवल में कौन कौन आता है, सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इस तरह की जितनी पोस्ट है वो टॉप लेवल में आती है। नेक्स्ट मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट कौन सा होता है, जो टॉप के बाद है, जिनको टॉप लेवल मैनेजर्स कर रहे हैं मैनेज, या फिर जो लोअर लेवल मैनेजमेंट मैनेजर्स को मैनेज कर रहे हैं। मिडिल लेवल मैनेजमेंट कंप्राइजेस डिपार्टमेंटल हेड्स। जो भी डिपार्टमेंट के हेड्स होते हैं वो मिडिल लेवल मैनेजर्स हैं। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हेड हैं, सेल्स डिपार्टमेंट के हेड हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हेड मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। ब्रांच मैनेजर्स, अलग अलग ब्रांचेस होती हैं कई कंपनीज की अलग अलग एरियाज में, उनके जो मेन मैनेजर्स हैं, जो उनका हेड है या फिर उनका मैनेजर है, ब्रांच मैनेजर, वो भी मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आता है। डिविजनल हेड्स, अगर जो कंपनी है वो डिविजन्स में क्या डिवाइडेड है, तो उसके जो हेड्स हैं उनके डिविजनल हेड्स भी मिडिल लेवल मैनेजमेंट का पार्ट है। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, प्लान्स को एग्जीक्यूट करना, और प्लान्स और पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करना जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बनाई। इनको एग्जीक्यूट करने का काम कौन करता है, मिडिल लेवल मैनेजर्स। दे आर द वंस हु कनेक्ट विद द लोअर लेवल मैनेजमेंट। और यही वो होते हैं जो लोअर लेवल मैनेजमेंट से कनेक्ट करते हैं, उनको गाइड करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, जिससे गोल्स को रीच किया जा सके। लास्ट है लोअर लेवल मैनेजमेंट। लोअर लेवल मैनेजमेंट सबसे नीचे का, जो डायरेक्टली वर्कर्स से डील कर रहे हैं। लोअर और ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट कंप्राइजेस फोरमैन। इसमें फोरमैन आते हैं, स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, ई आएगा, फोरमैन, सुपरवाइजर, ऑफिस मैनेजर्स, ईटीसी। ये सब लोअर लेवल मैनेजमेंट का पार्ट है। जो फोरमैन हैं, सुपरवाइजर्स हैं, जो डायरेक्टली वर्कर्स से काम करा रहे हैं, ऑफिस को मैनेज कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर कंपनी के किसी छोटे से ऑफिस को मैनेज कर रहे हैं, सब लोअर लेवल मैनेजमेंट का पार्ट है। देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वर्क। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो वर्क और पॉलिसीज हैं उस जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट की गाइडेंस के अंदर इनको इम्प्लीमेंट करवाना। जितने भी जो भी काम है, पॉलिसीज है, उनको इम्प्लीमेंट करवाने का काम लोअर लेवल मैनेजमेंट का है, और किसकी गाइडेंस से, मिडिल लेवल मैनेजमेंट की। दे ऑल्सो ब्रिंग एम्प्लॉयज और वर्कर्स ग्रीवियंसेस टू द नॉलेज ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट। और जो भी एम्प्लॉयज और वर्कर्स की
ग्रीवियंसेस होती हैं, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको मिडिल लेवल मैनेजमेंट की नॉलेज में लाते हैं और मेंटेन करते हैं डिसिप्लिन को वर्क करके हम। जो भी वर्कर्स के बीच डिसिप्लिन मेंटेन करवाने का काम भी लोअर लेवल मैनेजमेंट के होता है। ये हमारा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हो गया, 3 लेवल्स हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल या लोअर लेवल ना हो। अब टॉपिक है हमारा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट के क्या फंक्शंस है, मैनेजमेंट में क्या क्या फंक्शंस किए जाते हैं जिससे एक प्रॉपर मैनेजमेंट हो पाता है। यही आपके आगे के चैप्टर्स भी हैं, ठीक है, तो इनके बस मीनिंग को समझना है, बाकी डिटेल में तो ये आगे के चैप्टर्स में है। प्लानिंग सबसे पहला स्टेप होता है, प्लानिंग। सबसे पहले हम किसी चीज को प्लान करेंगे, ठीक है। अब कुछ भी काम करते हो, नॉर्मली भी कोई काम करते हो, आपको कुछ करना है, जैसे घर में शादी होनी है या कुछ आपको कहीं ट्रिप पे जाना है, तो सबसे पहले क्या करोगे, प्लानिंग करोगे कि ऐसे जाएंगे, इससे जाएंगे, पूरी प्लानिंग एक तैयार करोगे, तो प्लानिंग। फिर सब चीजें ऑर्गेनाइज करोगे कि अब प्लानिंग कर ली कि हमें इससे जाना है, उससे जाना, मतलब पूरा दिमाग में सोच लिया कि हमें यहाँ जाना है, इस पर्टिकुलर इस जगह उससे व्हीकल से जाना है, ये सामान लेके जाना है, ये सब आपने प्लान कर लिया। उसके बाद उनको ऑर्गेनाइज करने का भी तो काम करोगे ना, कि बस अगर जैसे आपने सोचा कि बस से जाना है, तो उसकी टिकट्स को ऑर्गेनाइज करोगे, पैकिंग करोगे, उसमें अपने सामान को ऑर्गेनाइज करोगे, तो दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। स्टाफिंग स्टाफिंग थोड़ा आपसे थोड़ा अलग हो गया। स्टाफिंग में क्या होता है कि इम्प्लॉयज को रिक्रूट किया जाता है, और या मतलब पूरा एम्प्लॉय से रिलेटेड फंक्शन होता है ये स्टाफिंग का। डायरेक्टिंग डायरेक्टिंग मतलब कि स्टाफिंग के बाद डायरेक्टिंग आएगा, कि जो एम्प्लॉय हमने रिक्रूट कर लिए, अब उनको डायरेक्शन देने का काम डायरेक्टिंग में होगा। डायरेक्शन जो दी जाएंगी कि आपको ये काम करना है, वो डायरेक्टिंग में होगा। फिर लास्ट में कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में ना एक्चुअल रिजल्ट्स को कंपेयर किया जाता है जो भी प्लान रिजल्ट्स थे उनसे, कि कहीं पे आपने कुछ प्लान किया था, बजट प्लान किया था कि इतने पैसे खर्च करेंगे, अब आपके एक्चुअल में जितने खर्च हुए उसको आप आपस में कंपेयर करोगे और देखोगे एक्स्ट्रा क्यों खर्च हुए या कम क्यों खर्च हुए, उस चीज का रीजन निकालोगे, वो पार्ट हो जाता है कंट्रोलिंग। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट डिटेल में प्लानिंग सबसे पहला है। प्लानिंग प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग का क्या मतलब है, ये प्रोसेस है गोल्स और ऑब्जेक्टिव को सेट करने का, कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा मेन गोल क्या है और हमारे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, एंड फॉर्मुलेटिंग अ स्ट्रेटेजी, और उसके अकॉर्डिंग एक स्ट्रेटेजी बनाना और या फिर एक्शन प्लान बनाना इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, इसको कहते हैं हम प्लानिंग। आपका ऑब्जेक्टिव है कि मुझे यहाँ घूमने जाना है, अब उसके अकॉर्डिंग आपने चीजें स्ट्रेटेजी बनाई और एक्शन प्लान बनाया कि मैं ऐसे ऐसे जाऊंगा, ये करूंगा, ठीक है, तो वो उसको अचीव करने के लिए एक प्लान बनाया। आपको घूमने जाना था, उसको आपने अचीव करने के लिए एक प्लान बनाया, और आपका ऑब्जेक्टिव क्या था, घूमने जाना, ठीक है। तो गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को सेट किया जाता है, अब और उसके अकॉर्डिंग एक्शन प्लान बनाया जाता है और स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट की जाती है उन गोल्स और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन आर करेंट पोजीशन एंड आर डिजायर्ड पोजीशन। जो हमारी करेंट पोजीशन है और जो हमारी डिजायर्ड पोजीशन है, उनके बीच के गैप में ये ब्रिज की तरह काम करता है, ठीक है। मतलब जो हमारा करंट सिचुएशन है वो, और जो हम चाहते हैं कि ये सिचुएशन हो, उसके बीच में जो गैप है दोनों के बीच में, उसके बीच में ब्रिज का काम कौन करेगा, प्लानिंग। जो हमने प्लान बनाया वो प्लान ये बनाया कि हम यहाँ पर हैं और हमें यहाँ पहुंचना है, ठीक है, तो इसके बीच में ब्रिज का काम कर रहा है। दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट। ये सबसे बेसिक फंक्शन होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, और फर्स्ट स्टेप होता है मैनेजमेंट। नेक्स्ट स्टेप है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। ये प्रोसेस होती है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप को, हाँ, ये प्रोसेस होती है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करने की, कि अथॉरिटी किसके पास है और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, इसके रिलेशनशिप को जो स्टैब्लिश किया जाएगा वो ऑर्गेनाइजिंग में किया जाएगा। इट इन्वॉल्व असाइनिंग टास्क। इस ऑर्गेनाइजिंग में जो बिजनेस के टर्म्स में, ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है कि टास्क असाइन किए जाते हैं लोगों को और रिसोर्सेज एलोकेट किए जाते हैं। लोग जो भी पर्सन है उनको टास्क असाइन किए जाएंगे कि तुम्हें ये काम करना है, और रिसोर्सेज एलोकेट किए जाएंगे। नेक्स्ट फंक्शन है स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या होता है, ये प्रोसेस होता है राइट पर्सन को राइट जॉब पे राइट टाइम पे प्लेस करने का। राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब एट द राइट टाइम। राइट पर्सन मतलब जो सही इंसान है जो काम के लिए है, राइट जॉब के लिए मतलब राइट काम के लिए, जो भी काम हमें करवाना है उसके लिए जो सही इंसान है, उसको सही टाइम पे उस काम के लिए उस काम को एलोकेट करना या फिर उसको वहां पे प्लेस करना इज स्टाफिंग।
इट इंक्लूड्स रिक्रूटमेंट, इसमें रिक्रूटमेंट आता है, मतलब लोगों को रिक्रूट करना, मतलब जॉब देना। सिलेक्शन आता है, रिक्रूटमेंट के प्रोसेस थोड़ा अलग होता है, मतलब रिक्रूटमेंट में पूरा प्रोसेस आ जाता है, सिलेक्शन में फाइनल, रिक्रूटमेंट का फाइनल प्रोसेस सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन करना लोगों का, रिक्रूटमेंट प्रोसेस किया, उसके बाद सिलेक्शन किया, प्लेसमेंट करना, फिर उनका इंडक्शन करना, ट्रेनिंग देना एम्प्लॉयज को, ये सारा प्रोसेस जो भी जॉब जॉब की वैकेंसी देने से लेकर के उनकी ट्रेनिंग तक का जितना प्रोसेस है एम्प्लॉयज का, वो सारा स्टाफिंग में आएगा। इट कैन बी कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन, इसको हम ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन भी कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि ये ह्यूमन रिसोर्स को इन्वॉल्व कर रहा है। Next is directing. Directing is refers to the process of leading, influencing, and motivating the individuals working in the organization to complete the assigned task effectively and efficiently. Directing का क्या मतलब होता है? ये process है लीडिंग की, इन्फ्लुएंसिंग की और मोटिवेटिंग की, मतलब लीड करने की, इन्फ्लुएंस करने की और मोटिवेट करने की, जो भी काम कर रहे हैं इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे वो असाइन टास्क को इफेक्टिवली और इफिशियंटली कर सके। द एम्प्लॉयज नीड टू बी कॉन्स्टेंटली मोटिवेटेड, एम्प्लॉयज को जरूरत होती है कि कॉन्स्टेंटली मोटिवेट किया जा सके, जिससे वो और बेटर परफॉर्म कर सके। लीडरशिप एंड मोटिवेशन आर द की कंपोनेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग एज अ फंक्शन। लीडरशिप और मोटिवेशन की कंपोनेंट्स होते हैं डायरेक्टिंग फंक्शन के। इट टेंड्स टू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन एन एम्प्लॉय, और ये सबसे बेस्ट एम्प्लॉयज में से निकालते हैं। लास्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या होता है? परफॉर्मेंस चेक करने का प्रोसेस होता है। कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ कीपिंग अ चेक ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड कंपेयरिंग इट टू द इट विद द स्टैंडर्ड सेट। जो हमने प्लानिंग में स्टैंडर्ड सेट किए थे, जो ऑब्जेक्टिव लिया था, उससे रिलेटेड कुछ स्टैंडर्ड्स को सेट किया था, उनसे एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करने की और उसको चेक करने के प्रोसेस को हम कंट्रोलिंग कहते हैं। ऑल्सो करेक्टिव एक्शंस भी लिए जाते हैं इसमें। जो करेक्टिव एक्शंस हैं, अगर कोई डेविएशन है सेट स्टैंडर्ड्स में और एक्चुअल परफॉर्मेंस में, तो क्यों है वो रीजन निकाला जाता है और उससे रिलेटेड करेक्टिव एक्शंस भी लिए जाते हैं कि इसमें करेक्शन क्या क्या होनी चाहिए। इन केस एनी डेविएशन इज फाउंड बिटवीन द एक्चुअल एंड डिजायर्ड रिजल्ट्स। ये हो गया हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। नाउ लास्ट टॉपिक, कोऑर्डिनेशन, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। एक और फंक्शन होता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब ये 5 मेन फंक्शन से अलग होता है और इसके बिना भी मैनेजमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कोऑर्डिनेशन इज अ फोर्स दैट सिंक्रोनाइजेस ऑल 5 functions and levels of management to achieve the goal of the organization. कोऑर्डिनेशन वो फोर्स है जो सारे 5 फंक्शंस को सिंक्रोनाइज करता है आपस में, और सारे 5 फंक्शंस और सारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को सिंक्रोनाइज करता है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल है उसको अचीव किया जा सके। कोऑर्डिनेशन इज इम्प्लिसिट एंड इनहेरेंट इन ऑल द फंक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इम्प्लिसिट होता है, ये अलग से कुछ नहीं करना पड़ता, ये अपने आप ही होता है, ये इम्प्लिसिट होता है। विदाउट कोऑर्डिनेशन देयर आर चेंजेस ऑफ ओवरलैपिंग, डुप्लीकेशन, डिलेज एंड chaos इन द वर्क। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा आपस में, तो ओवरलैपिंग हो सकती है, डुप्लीकेशन हो सकता है काम का, डिले हो सकता है काम में, और बहुत सारा chaos भी क्रिएट हो सकता है। द फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन स्टार्ट फ्रॉम प्लानिंग। कोऑर्डिनेशन का जो फंक्शन है वो प्लानिंग से ही शुरू हो जाता है और कंट्रोलिंग तक चलता है। कोऑर्डिनेशन दस सिंक्रोनाइजेस द डिफरेंट efforts and actions of various units of the organization. कोऑर्डिनेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स, जो भी ग्रुप के सारे एफर्ट्स हैं उनको एक साथ लाता है और फिर उसके अकॉर्डिंग काम होता है, जिससे कि गोल अचीव हो सकता है। तो सारे ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट करने का काम कौन करता है? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। एक्शन की यूनिटी भी कोऑर्डिनेशन की वजह से होती है, क्योंकि ये जितने भी एक्शंस ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए, सारे एक्शंस को एक तरफ होना जरूरी है, अलग अलग भागना नहीं चाहिए, लोगों के काम एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए। तो उस यूनिटी ऑफ एक्शन को भी इंश्योर क्या करता है? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इज नेवर नेवर एंडिंग प्रोसेस है, कभी खत्म नहीं होती, चलती रहती है। प्लानिंग से शुरू होती है, कंट्रोलिंग तक चलती है, कंट्रोलिंग के बाद फिर से प्लानिंग आ जाती है, तो प्लानिंग में भी कोऑर्डिनेशन फिर से आ जाता है। तो कोऑर्डिनेशन हमेशा चलता रहे, बिना कोऑर्डिनेशन के कोई काम नहीं हो सकता। बिजनेस में क्या, रियल लाइफ में भी नहीं हो सकता। कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। जितने लेवल्स ऑफ मैनेजर है सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। डेलिब्रेट फंक्शन है मतलब जानबूझ के किया जाने वाला फंक्शन है, अपने आप नहीं हो जाता, आपको आपस में कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। जितने भी एम्प्लॉयज हैं, मैनेजर्स हैं, आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, फिर काम हो पाता है। तो ये एक डेलिब्रेट फंक्शन है, जानबूझ के किया जाने वाला फंक्शन।
और ये ऑल परवेसिव फंक्शन है, ये हर जगह मिलेगा आपको, चाहे ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो छोटी हो, कोई भी लेवल ऑफ वो हो, लेवल ऑफ मैनेजमेंट हो, कोई भी फंक्शन हो मैनेजमेंट का, सब में मिलेगा। तो ये ऑल परवेसिव है। लास्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? ग्रोथ इन साइज, क्योंकि कोऑर्डिनेशन हार्मोनाइजेस इंडिविजुअल गोल्स विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। जो कोऑर्डिनेशन होता है वो इंडिविजुअल गोल्स को ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के साथ हार्मोनाइज करता है, सिंक्रोनाइज कर देता है। दिस रिजल्ट्स इन द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इससे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होती है, विच इंक्रीजेस द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन। नेक्स्ट है फंक्शनल डिफरेंशिएशन होता है इससे। The various departments of the organization have their objectives, policies, and their style of working. But to achieve organizational objectives, coordination is important to link the activities of all departments. स्पेशलाइजेशन भी कोऑर्डिनेशन की हेल्प से हो पाता है। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ऑल द स्पेशलिस्ट एक्टिविटीज, जितनी भी स्पेशलिस्ट एक्टिविटीज है उनको इंटीग्रेट करता है कलेक्टिव एफर्ट में। तो ये इसलिए कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट होता है। दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको समझ आया होगा। इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 क्लास 12 का कंप्लीट हो गया। आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए हो तो वो आपको स्टडीफाई सक्सेस की एप्लीकेशन में मिल जाएगी। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।